बायोमोलिक्यूल के फर्स्ट पार्ट में हम प्रोटीन को कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब प्रोटीन क्या होता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, आप ये जानते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का नाम आपने सुना होगा सबने, क्योंकि हमारा जो मेन फूड स्टफ होता है, हम 3 तरह के तो फूड इनटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन को तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखो भाई कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेंगे कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है इसका। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं प्लांट, ठीक है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और ये प्लांट के अंदर कहाँ से आता है, क्योंकि प्लांट में क्या क्वालिटी होती है कि वो अपना जो खाना है वो खुद बना सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म से। तो प्लांट क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म से स्टार्च बनाते हैं, और स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अब कार्बोहाइड्रेट की हम एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें, है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा तो कुछ और होगा नहीं। ये होता क्या है, ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल की बात करें तो सबसे सिंपल और कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कहीं ना कहीं काम आता है, ग्लूकोज। देखो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप सुबह से जब सो के उठते हो ना, पानी के बाद कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म और सबसे यूजफुल फॉर्म जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ग्लूकोज है। फिर प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम सारी चीजें वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसके अंदर भी स्टार्च है, हम ग्रेन खाते हैं तो उसमें भी स्टार्च है। तो ग्लूकोज और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। बाकी के और एग्जाम्पल जब हम कैटेगरीज पढ़ेंगे तो हम लर्न करेंगे। देखो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON, ठीक है, जनरल फॉर्मूला CnH2ON। अब कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट फॉर्म करते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है फर्दर, ठीक है। ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी जो नीडेड है। इसीलिए तो प्लांट फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर सकते हैं या वैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कितने क्लासेस में, 4 क्लासेस में, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। देखो अब ये जो बेटा सेकेराइड टर्म आ रहा है ना, यहाँ पे सेकेराइड का मतलब हम शुगर से लगाएंगे, ठीक है। सिंपल शुगर, शुगर एक यूनिट है, ठीक है। सेकेराइड मतलब एक सिंपल शुगर यूनिट, और ये हमारी हो गई ग्लूकोज, सबसे सिंपल शुगर, और एक सिंगल यूनिट को हम यहाँ पे बोलते हैं सेकेराइड। इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया है ग्लूकोज। देखो अब हमने इसको क्लासिफाई किया है मोनो, डाई, ओलिगो एंड पॉली में। तो मोनो का मतलब क्या होगा, सिंगल, ठीक है। मोनो यहाँ अपने आप को क्या बता रहा है कि मैं सिंगल हूँ, और सेकेराइड मतलब कि शुगर। जब किसी कार्बोहाइड्रेट में एक सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है, 1 सिंगल शुगर प्रेजेंट होती है या 1 सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। और इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हम फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये दूसरी शुगर नहीं देगी, ये क्या देगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज देखो अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे विद स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रक्टोज भी क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, इसमें सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोनो का मतलब सिंगल और सेकेराइड का मतलब शुगर, जिसमें सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है तो क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। अब डाई को आपको समझना आसान होगा, डाई मतलब 2 होता है, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट इसमें कि 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है, 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड। अब 2 शुगर यूनिट से क्या मतलब है, जैसे कि एक शुगर यूनिट मेरे पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिया ग्लूकोज है, अब और दूसरी शुगर यूनिट सिंगल मेरे पास क्या है, फ्रक्टोज। तो जब मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक साथ लिखूंगी, ठीक है, फ्रक्टोज को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है, एक साथ लिख दिया, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, डाइसेकेराइड बना देंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 सिंगल सिंगल शुगर यूनिट है जो आपस में मिलकर क्या बनाती है, डाइसेकेराइड बनाती है। इसके एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। अभी इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कैटेगरी को। इसके बाद ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में 3 से ज्यादा 3 to 10 शुगर यूनिट जब कंबाइन होती है आपस में तो क्या बनती है, ओलिगोसेकेराइड बनती है, ठीक है। लेस देन 3 एंड मोर देन लेस देन 3 से मतलब लेस देन 3 हमारी किस में आ जाएगी, डाइसेकेराइड में, और मोर देन 3 to 10, ठीक है, 3 से लेके 10 के बीच की जितनी
आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, ये तीन ये शुगर यूनिट है और ये आपस में जुड़ी हुई है, ये मिलकर क्या बनाती है, ओलिगोसैकेराइड। अब इसका एग्जांपल है रेफिनोज। इसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड। देखो पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, पॉली मतलब मेनी। जब बहुत सारी शुगर यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो ये क्या बनाएगा, पॉलीसैकेराइड। सबसे सिंपल पॉलीसैकेराइड है जो नेचर में एबंडेंटली प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा स्टार्च, ठीक है। इसके बाद है सेकंड ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन जो होता है ये एनिमल में प्रेजेंट होता है, एनिमल का रिजर्व फूड है, और स्टार्च जो है वो प्लांट का रिजर्व फूड है। अब पॉलीसैकेराइड को भी फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देखो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और सैकेराइड से तो आप फैमिलियर हुई, ठीक है। जब सेम काइंड ऑफ शुगर आपस में जुड़ती हैं, सेम काइंड ऑफ शुगर से मतलब दो शुगर से नहीं है, जब सेम काइंड ऑफ शुगर मिलेंगी और वो नंबर में कैसी होंगी, बहुत सारी, मतलब 10 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जब बहुत सारी एक ही तरह की शुगर आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती है, पॉलीसैकेराइड। और कौन सा पॉलीसैकेराइड बनाती है, होमोपॉलीसैकेराइड। देखो फॉर एग्जांपल यदि मैंने ग्लूकोज की यहाँ पे बहुत सारी यूनिट ली है, ठीक है, अब मैंने ग्लूकोज और बहुत सारा ग्लूकोज इस तरह से लिया है, तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, स्टार्च, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है और किसकी कैटेगरी में आता है, ये होमोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके अंदर केवल ग्लूकोज है, दूसरा और भी कोई भी तरह का कार्बोहाइड्रेट नहीं है और किसी दूसरे तरह का यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन भी एक होमोपॉलीसैकेराइड है। अब हेटेरो से क्या समझते हैं, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट और सैकेराइड तो हमेशा सेम ही रहेगा, पॉली है तो बहुत सारी, सैकेराइड है तो शुगर, और हेटेरो मतलब कि डिफरेंट ग्रुप। अब डिफरेंट ग्रुप से मतलब है कि यहाँ पे शुगर यूनिट भी डिफरेंट हो सकती है। ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज के साथ यदि फ्रक्टोज जुड़ गया तो ये डिफरेंट यूनिट हो गई शुगर की, और कोई दूसरे ग्रुप ऐड हो गए, प्रोटीन ऐड हो गया, सल्फर ऐड हो गया, लिपिड ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी शुगर फॉर्म हो रही है इसमें की डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर यूनिट एज वेल एज अदर कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, लिपिड एंड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब इसका हम लोग अलग से एक कैटेगरी को अलग से हम एक्सप्लेन करते हुए हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमने देखा प्रोटीन्स और फिर कार्बोहाइड्रेट हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे थे। तो हमने कल देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स, अभी हम पढ़ रहे थे लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को शुगर यूनिट के प्रेजेंट होने के बेसिस पे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में क्या किया था, डिवाइड किया था। अब हम एक कैटेगरी को या एक क्लास को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं मोनोसैकेराइड। देखो मोनो का मतलब आप समझ गए होंगे, मोनो मतलब सिंगल, और सैकेराइड मींस होता है शुगर। तो इसमें केवल एक ही शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है, जैसे कल मैंने आपको बताया था। तो इट कंटेन ओनली वन सिंगल शुगर यूनिट एंड इट कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। इसे हम और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब जब हमने अपनी डेफिनेशन देखी थी कार्बोहाइड्रेट की, तो उसमें हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड अल्कोहल्स, ठीक है। तो देखिए वो किस तरह से होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड किस तरह से होंगे वो, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होता है और कीटोन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ऐसे शुगर या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कंटेन करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और ऐसे शुगर जो कंटेन करते हैं कीटोनिक ग्रुप, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे शुगर जो कंटेन करते हैं क्या, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, CHO, उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोज शुगर। और ऐसे शुगर जो कीटोनिक ग्रुप कंटेन करते हैं C+O, उसे हम कहते हैं कीटोसिस, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, एल्डोज शुगर का सबसे कॉमन एग्जांपल है, एल्डोज शुगर मतलब वो शुगर जो CHO को कंटेन करता है, मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो सबसे कॉमन एग्जांपल है उसका ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6। और कीटोज शुगर का सबसे कॉमन एग्जांपल है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एक एल्डिहाइड शुगर है और फ्रक्टोज जो
जो है वो एक कीटोनिक शुगर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला जो होता है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अब इसको हम यदि क्या करें, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इसका एल्डिहाइड ग्रुप है सबसे टॉप पे आता है CHO, ठीक है। इसके बाद 6 कार्बन एक लीनियर चेन में अरेंज है, जिसमें H और OH का ओरिएंटेशन आप देख सकते हो दोनों तरफ है, और लास्ट में CH2OH प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये एक एल्डोज शुगर है, इसको हम एल्डिहाइडिक शुगर कहते हैं, एल्डोज शुगर कहते हैं, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ये, और ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। इसके बाद यहाँ पे हम कीटोनिक शुगर की बात करते हैं, तो कीटोनिक शुगर में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप है। अब C डबल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा बीच में प्रेजेंट होता है, आप ये जानते हो। एल्डिहाइड ग्रुप साइड में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप बीच में प्रेजेंट होता है, तो उसके आगे एक कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब देखो सेकंड कार्बन एटम यहाँ पे जो है वो कीटोनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जांपल है फ्रक्टोज का, इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। H और OH का ओरिएंटेशन आप देख सकते हो, इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। H और OH किस तरह से प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रुप कौन सा है, ये इसमें प्रेजेंट है, जो मेन ग्रुप है वो है हमारा कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कीटोसिस या कीटोनिक शुगर। इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। अब ये तो चेन स्ट्रक्चर हो गया। अब आपने ये भी देखा कि किसको हम एल्डोज शुगर कहते हैं, किसको हम कीटोनिक शुगर कहते हैं। एल्डोज शुगर क्या है, कीटोनिक शुगर क्या है, आपने देखा विद एग्जांपल। अब इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम फ्यूरेनेज और पायरेनोज रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे सेंटर में देखो O है, तो हम नंबरिंग करते हैं जब, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये जो ये वाला कार्बन है इसे हम 1 नंबर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन ये 1 नंबर कहलाता है, ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन होता है, ठीक है। ये एल्डोज शुगर है। एल्डोज शुगर के लिए बनाई 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग बना हुआ है, यहाँ पे ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है स्ट्रक्चर का। और दूसरा ये साइक्लिक या रिंग फॉर्म हमारा किसका है, फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज को याद रखना इजी है, और ग्लूकोज को भी याद रखना इजी है, दोनों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एटम है वो कहाँ पर है, सेंटर में, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम सेंटर में, इसका फर्स्ट कार्बन जो है वो ये कहलाता है, ये वाला फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6 कार्बन, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज शुगर का एग्जांपल है, ठीक है। आपने अभी एल्डिहाइडिक शुगर और कीटोनिक शुगर के एग्जांपल देखे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखा, साथ साथ में साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर भी देखा, ठीक है, प्यूरेनोज और पैरेनोज रिंग फॉर्म। अब इसके बाद जो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोज और कीटोज शुगर को, एल्डोज और कीटोनिक शुगर को हम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, ठीक है, कार्बन एटम के नंबर के बेसिस पे कि किसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे इसे हम डिवाइड कर सकते हैं और आगे जाके, ठीक है, इसे हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं इन शुगर को, ठीक है, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, ठीक है। कार्बन जितने प्रेजेंट है, जैसे कि ट्रायोस में 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे ट्रायोसिस। फिर 4 कार्बन वाले को हम टेट्रोसिस कहते हैं, 5 को हम पेंटोसिस, 6 को हम हेक्सोसिस एंड 7 को हम क्या कहते हैं, हेप्टोसिस, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसमें भी वेरिएशन है, क्योंकि हमें पता है 2 प्रकार की शुगर होती है, एक होती है एल्डिहाइडिक और एक कीटोनिक। तो जब ट्रायोसिस में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्डोट्रायोज, क्या कहते हैं, एल्डोट्रायोज। और जब कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कीटोट्रायोज। ऐसे ही टेट्रोज को हम बोलेंगे एल्डोटेट्रोज, ठीक है। सबके आगे हम एल्डिहाइड लगा देंगे और यहाँ पे हम कीटोनिक ग्रुप लगा देंगे। तो 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज, 5 कार्बन कंटेनिंग को एल्डोपेंटोज कहते हैं और कीटोपेंटोज बोलेंगे। 6 कार्बन को हम कहते हैं एल्डोहेक्सोज, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज, ठीक है। किसका एग्जांपल है ये, ग्लूकोज। ये होता है टेट्रोज का एग्जांपल, पेंटोज का एग्जांपल भी है, हेक्सोसिस के एग्जांपल है ग्लूकोज, कीटोहेक्सोसिस होते हैं। फिर हेप्टोसिस 7 कार्बन कंटेनिंग, ये एल्डिहाइडिक है तो एल्डोहेप्टोज, और कीटोनिक है तो एल्डो कीटोन, हम इसको इसको हम कहते हैं कीटोहेप्टोज, ठीक है। तो जो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है उसका सबसे कॉमन एग्जांपल ये 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर का एग्जांपल होता है
इरिथ्रोस 5 कार्बन कंटेनिंग का, राइबिलोस या राइबोस नहीं सॉरी राइबोस शुगर कहते हैं, 5 कार्बन कंटेनिंग होता है राइबोस, 3 कार्बन कंटेनिंग इरिथ्रोस और 6 कार्बन कंटेनिंग जो शुगर होती है वो ग्लूकोज होती है, जो जनरली हम पढ़ते हैं और हमें बायोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग these are divided into or these are called as trioses, tetroses, pentoses, hexoses and heptoses। and 8 है तो 9 है तो 10 है तो इस तरह से बढ़ता जाएगा सो ऑन। ये डाइसैकेराइड की, डाइसैकेराइड जैसे अपने नाम को ही नाम से वो अपने आप को डिफाइन कर रहा है, डाई मतलब 2 एंड सैकेराइड मींस शुगर। तो जब किसी कार्बोहाइड्रेट में 2 शुगर प्रेजेंट होती है, 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं डाइसैकेराइड। और जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पे ये मोनोसैकेराइड्स की यूनिट हमें देती है। ठीक है, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस डाइसैकेराइड कन्वर्ट्स इनटू मोनोसैकेराइड यूनिट। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल होते हैं इसके माल्टोज, जो कॉमन एग्जांपल है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। माल्टोज, लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होती है, मिल्क शुगर होती है। सुक्रोज शुगर केन में प्रेजेंट होती है, कॉमन शुगर है, फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो माल्टोज किससे मिलकर बनता है, माल्टोज जो होती है वो माल्ट शुगर है। ठीक है, बार्ली में प्रेजेंट होती है, माल्ट में प्रेजेंट होती है। माल्टोज बनी होती है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ठीक है, इसमें ग्लूकोज की 2 यूनिट प्रेजेंट होती है। लैक्टोज मिलकर बनता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से, दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से। ठीक है, सुक्रोज में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फ्रूटिंग शुगर है। अब इसके पहले मैंने बताया था आपको कि शुगर 2 प्रकार की होती है, एल्डोज और कीटोजेस। तो जो एल्डिहाइड शुगर होती है वो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज शुगर हमारी कौन सी शुगर है, कीटोनिक शुगर है। तो सुक्रोज को मैं ज्यादा एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ सुक्रोज के कंपोजिशन पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कौन सी शुगर है, एल्डिहाइड शुगर है, एंड फ्रक्टोज हमारी कौन सी शुगर है, कीटोनिक शुगर है। अभी आगे इसका क्या यूज होगा मैं बताऊंगी आपको। देखो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि डाइसैकेराइड का एक स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह से बनता है। तो डाइसैकेराइड्स में अब हम यहाँ देखेंगे कि ये एग्जांपल है मेरे पास माल्टोज का। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया है माल्टोज का। तो माल्टोज में 2 शुगर यूनिट आपस में कंबाइन है। ठीक है, 2 शुगर यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज है, ये दोनों एक लिंकेज के थ्रू जुड़ी हुई है। ठीक है, इस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं, कैसे फॉर्म होती है इसको भी बताते हैं। ठीक है, इसके पहले हम देखते हैं यहाँ पे मैंने आपने कई बार बुक्स में देखा होगा, पढ़ते वक्त लिखा रहता है अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज या अल्फा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज, इस तरह से कुछ चीजें लिखी हुई है। तो ये अल्फा और बीटा क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो ये एक सिंपल शुगर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एच और OH को मैंने सब जगह यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, सिंपल शुगर का स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन एटम नंबर जो 1 है। ठीक है, कार्बन एटम नंबर 1 पे ये देखो यहाँ पे कार्बन एटम नंबर 1 है, यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, इसको हम 1 2 3 4 5 और इसको हम 6 बोलते हैं। तो कार्बन एटम नंबर 1 पे आप देखोगे जो H, यहाँ पे H और OH की जो पोजीशन होती है कहाँ पर, कार्बन एटम नंबर 1 पे, वो क्या होती है, वो यदि डिफर करती है तो हमारा अल्फा और बीटा ग्लूकोज फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं कि अल्फा ग्लूकोज हम कब बोलेंगे, जब हमारा कार्बन एटम नंबर 1, ठीक है, इस पे H की पोजीशन कैसी होती है, हायर, और OH की पोजीशन लोअर होती है। या हम बोल सकते हैं कि हम यदि OH को ही मान लें खाली, तो हम बोलेंगे कि यदि हम अल्फा ग्लूकोज की बात करेंगे तो अल्फा ग्लूकोज में जो OH होता है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, याद रखने का तरीका है कि अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे की तरफ होता है। और यदि हम बीटा ग्लूकोज की बात करते हैं तो सेम बीटा ग्लूकोज हमारा, बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमारा OH ग्रुप कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, अल्फा नीचे की तरफ और अल्फा में OH ग्रुप नीचे की तरफ और बीटा में OH ग्रुप ऊपर की तरफ होता है। तो इससे हम अल्फा और बीटा की पहचान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये अल्फा और बीटा हमारा शुगर है। ठीक है, अब इसके बाद हम पहले देखते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे फॉर्म होती है और इसके बाद फिर हम देखेंगे सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है,
अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें दो शुगर यूनिट जो डाइसैकेराइड होते हैं उसमें दो शुगर यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है और कैसे बनती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने माल्टोज का, ये एक ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये भी एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब हमको इसमें क्या बनानी है, इसको हमको क्या करना है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करना है, इसको हमको जोड़ना है और इसको हमको कन्वर्ट करना है काय में, माल्टोज में। इसका हमको क्या बनाना है, माल्टोज, ठीक है। या माल्टोज का स्ट्रक्चर में क्या होता है वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे इसका कार्बन एटम नंबर 1 है, ठीक है, ये इसका कार्बन एटम नंबर 1 है और यहाँ पर ये इसका कार्बन एटम नंबर 1 है। यदि हम काउंटिंग करते हुए आएंगे तो ये 1 2 3 4 5 और ये कार्बन एटम नंबर 6 हुआ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम काउंट करते आएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हुआ कार्बन एटम नंबर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन एटम नंबर 1 पे H और OH प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे 4 कार्बन पे भी H और OH प्रेजेंट है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल या दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन होती है तो वो क्या करती हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालती हैं, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालती हैं और क्या बनाती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कब फॉर्म होती है, जब क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, ठीक है। जब एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा तो यहाँ पे हम किस तरह से देख पाएंगे क्या फॉर्म होगा। अब यहाँ से वाटर निकल गया है तो यहाँ पे क्या बच रहा है, खाली एक बचेगा आपका ऑक्सीजन को, ठीक है। तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, देखो उस तरह से लिखा जाएगा। तो ये जो लिंकेज है ये कौन सी लिंकेज है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है जो दो शुगर यूनिट को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। और ये लिंकेज कौन सी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम नंबर 1 और कार्बन एटम नंबर 4 पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसका हमने यूज किया है, इसलिए हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन कार्बन एटम नंबर 1 पे क्या थी, लोअर थी, OH की पोजीशन, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज आपको समझ में आ गया होगा, शुगर में क्या प्रेजेंट होती है या पॉलीसेकेराइड्स में क्या प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज की, सॉरी फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ग्लूकोज की एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यूनिट प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज सॉरी सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो ग्लूकोज का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आप देखोगे ये होता है और फ्रक्टोज का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो सेंटर में होता है। अब इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों है इसका, है तो 6 कार्बन कंटेनिंग, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है और ये कीटोनिक ग्रुप कंटेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डाइसैकेराइड के अंदर जो ग्लूकोज होती है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी सारी शुगर क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। किसको रिड्यूस करती है, ये फैलिन सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। तो जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन को ये रिड्यूस करती है दूसरी शुगर, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया, ये सारे क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो रिएजेंट होते हैं, फैलिन सोल्यूशन है या बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, इनको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन जो सुक्रोज है ये कैसी शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये रिड्यूस नहीं करती। अब रिड्यूस नहीं करती, इसका कारण क्या होता है कि इसके जो कंपोनेंट है, इसका जो कंपोनेंट है जिससे ये मिलकर बनता है, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज हमारा होता है एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग और फ्रक्टोज हमारा होता है कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग। अब जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में लिंकेज बनाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो इन दोनों के आपस में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसके बीच में बॉन्डिंग होती है, उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है इस तरह से, ठीक है। इसका सेकंड कार्बन और इसके फर्स्ट कार्बन के बीच में क्या होती है, लिंकेज फॉर्म होती है, जिससे क्या होता है, इनके फंक्शनल ग्रुप क्या नहीं होते, फ्री नहीं होते और इस तरह से किसी चीज को या फैलेंगे या बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या नहीं होते, फ्री नहीं होते, ठीक है। इन्हीं से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म होती है इस वजह से। और क्लास होती है कार्बोहाइड्रेट की, जिसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में 3 और 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जब ज्वाइन होती है तो वो बनाता है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। रेफिनोज या जेंशियोबायोज जो है वो एग्जांपल होते हैं इसके ओलिगोसैकेराइड्स के। ओलिगोसैकेराइड के बाद एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स होते हैं बहुत सारे और सेक्राइड मीन्स शुगर। जब बहुत सारी शुगर यूनिट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू ज्वाइन होती है तब क्या बनता है? हमारा पॉलीसेक्राइड बनता है। पॉलीसेक्राइड को हम दो क्लासेस में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज होमोपॉलीसेक्राइड एंड नंबर 2 इज हेटेरोपॉलीसेक्राइड। एज नेम सजेस्ट, homopolysaccharides. Homo means same and saccharide means sugar and poly means many. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि एक जैसे कई सारे शुगर यूनिट जुड़े हुए होते हैं आपस में, उसे हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। अब इन कंट्रास्ट ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड, when we talk about heteropolysaccharide, so hetero means different, poly means many and saccharide means sugar। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे नंबर में, और शुगर तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है। इसके अलावा हेटेरोपॉलीसैकेराइड में शुगर के अलावा कुछ दूसरे प्रकार के हमारे पास कंपोनेंट भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन ऐड हो सकता है, ठीक है, और सल्फर कंटेनिंग ग्रुप ऐड हो सकते हैं। तो ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड जिसमें कि शुगर के अलावा दूसरे कंपोनेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर शुगर यूनिट प्रेजेंट है तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर यूनिट हो सकती है, जैसे कि ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, पैनोज हो गया, इस तरह से, ठीक है। अभी होमोपॉलीसैकेराइड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड जो कि स्ट्रक्चरल बेस होता है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है एनिमल और प्लांट टिश्यूज का, ठीक है, और एक होता है स्टोरेज, ठीक है। तो होमोपॉलीसैकेराइड भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा स्टोरेज के पर्पज से, और एक हो सकता है हमारा स्ट्रक्चर के पर्पज से। तो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट हम जानते हैं कौन से होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, वो होते हैं हमारा स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च क्या होता है? प्लांट का स्टोरेज फूड होता है, ठीक है, और ग्लाइकोजन कहाँ पे इकट्ठा होता है? ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल का स्टोरेज शुगर होता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं सेल्यूलोज और काइटिन की। तो सेल्यूलोज और काइटिन जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड के अंदर आते हैं। सेल्यूलोज जो होता है ये बना होता है हमारा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये भी ग्लूकोज का बना होता है, लेकिन इसके अंदर बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो जो सेल्यूलोज होता है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसका? कुछ फंगस का या बैक्टीरियल सेल वॉल का, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो सेल्यूलोज किसका? फंगस की सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और जो काइटिन होता है, काइटिन जो है वो एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है। काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रक्चर में। ठीक है, काइटिन भी सेल वॉल बनाता है, ये सेलुलोज प्लांट में प्रेजेंट होता है। काइटिन भी फंगस की सेल वॉल बनाने के काम आता है, काइटिनस होती है सेल वॉल। इसमें क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा? एनएसिटाइल, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन की बहुत सारी यूनिट मिलकर क्या बनाती है? काइटिन का स्ट्रक्चर बनाती है। तो हमने देखा कि होमोपॉलीसैकेराइड दो प्रकार के, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टोरेज। स्ट्रक्चरल में आते हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, सॉरी स्टोरेज में आते हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और स्ट्रक्चरल में आते हैं सेलुलोज और काइटिन। अब हम अलग अलग से इनकी बात कर लेते हैं। देखो स्टार्च किससे मिलकर बना होता है? स्टार्च जो होता है ये स्टार्च कैसा होता है? पॉलीमर होता है किसका? ग्लूकोज का, ठीक है। इसके अंदर कौन सा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है? अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट आपस में मिलकर क्या बनाती है? स्टार्च बनाती है। अब इसमें स्टार्च के अंदर भी क्या होता है? स्टार्च के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलो पैक्टिन, ठीक है। जो अमाइलोज होता है ये थोड़ा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है, और अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है? ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो स्टार्च किससे मिलकर बनता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। सभी इसके अंदर है क्या? ओवरऑल अल्फा ग्लूकोज की यूनिट प्रेजेंट है। स्टार्च का आपने देखा होगा एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। टेस्ट करते हैं जब हम स्टार्च के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम टेस्ट करते हैं तो हम आयोडीन सोल्यूशन के साथ टेस्ट करते हैं, तो वो कौन सा रंग देता है? ब्लू कलर देता है। वो ब्लू रंग किस वजह से आता है? जो हमारा वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हेलिकल होता है और उसमें आयोडीन की मॉलिक्यूल यहाँ पे आके ट्रैप हो जाता है,
ठीक है, जिससे हमारा आयोडीन का जिससे हमारा जो सोल्यूशन होता है, जो टेस्ट जिसपे हम परफॉर्म करते हैं, वो हमें कैसा नजर आता है, ब्लू कलर का। इस वजह से क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आयोडीन के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। अब अमाइनोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, तो जो स्टार्च होता है किसकी यूनिट है, किसकी रिपीटेटिंग यूनिट है, अल्फा ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लाइकोजन में भी अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। देखो सेल्यूलोज में क्या खासियत है कि सेल्यूलोज के अंदर, अब सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता। सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता क्योंकि इसके जो ग्लूकोज है, ये भी तो ग्लूकोज से मिलकर बनता है, लेकिन इसकी जो ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है, उसके बीच में लिंकेज कौन सी प्रेजेंट होती है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और उसको ब्रेक करने वाले एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते या एनिमल की बॉडीज में भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि जो स्टार्च या ग्लाइकोजन होता है, इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है, जो इजीली टूट जाती है एमाइलेज के थ्रू। ठीक है, एंजाइम एमाइलेज इजीली इसको ब्रेक कर देता है। लेकिन बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बीटा जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ये अल्फा ग्लूकोज की यूनिट होती है और ये बीटा ग्लूकोज की यूनिट होता है, सेल्यूलोज। तो जो बीटा ग्लूकोज के बीच में जो लिंकेज होती है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको तोड़ने वाला एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता। आप लेकिन बोलोगे गाय और दूसरे जो अदर एनिमल हैं, जो हर्बीवोरस है, वो तो सब कुछ खाते हैं, घास और पत्ती, तो उनकी बॉडी में कैसा डाइजेशन होता है इसका, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, उनका जो स्टमक है, ठीक है, उनका जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वहां पे क्या कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस लिंकेज को ब्रेक कर देते हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इनकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, किस वजह से क्या ग्लूकोज हमारा टूट रहा है, जो माइक्रोब प्रेजेंट है एनिमल्स की बॉडी में, स्पेशली काऊ, ठीक है, गाय के स्टमक में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, माइक्रोब प्रेजेंट होता है, वो बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ देते हैं, जो किसमें प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज में प्रेजेंट होती है। जबकि ह्यूमन बॉडी में इस तरह के कोई माइक्रोब प्रेजेंट नहीं है और ना ही कोई एंजाइम है जो बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ पाए, जो सेल्यूलोज में प्रेजेंट होती है। इस वजह से ह्यूमन की बॉडी के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता इजीली। ठीक है, होता ही नहीं है, इजी की बात ही नहीं है। ठीक है, और एनिमल और जो काऊ है वो दिन भर ये सब खाते हैं, घास पत्ती, लेकिन उनकी बॉडी में फिर भी सेल्यूलोज का डाइजेशन हो जाता है। बस वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में, जब उनके स्टमक में वो माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं या सेल्यूलोज के 1,4 लिंकेज को ब्रेक कर सकते हैं। इसी के साथ आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, या एक और आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि जो टर्माइट होते हैं, ठीक है, दीमक होते हैं, दीमक का तो पूरा खाना लकड़ी ही होता है, लकड़ी और ये सब खाते हैं, तो उसमें भी तो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो उनमें क्या ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ देते हैं। तो उनकी स्टमक में भी, उनके बॉडी में भी ये माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनके स्टमक में ये माइक्रोब प्रेजेंट है जो बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ देते हैं, जिससे वो सेल्यूलोज को इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, यदि हम भी सेल्यूलोज का डाइजेशन कर पाते तो हम भी पेड़ पौधे, पत्तियां, कुछ भी खा सकते थे और इजीली हमारी बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जनरली अनब्रांच होते हैं। ठीक है, ब्रांच भी होते हैं। एग्जांपल है इसका पेप्टिडोग्लाइकॉन, नैग और नैब। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड कई जगह प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन-एसिटाइल यूरेनिक एसिड। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन भी होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन है, प्रोटीन के साथ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसलिए पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिसमें ग्लूकोज के अलावा दूसरे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं या फिर शुगर की डिफरेंट यूनिट प्रेजेंट होते हैं।